हड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 समिट के महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर पीएम मोदी ने भारत का दृष्टिकोण किया साझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी में किसानों के साथ करेंगे संवाद। 2 करोड़ से भी ज्यादा किसान अलग अलग माध्यमों से होंगे शामिल। 20,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि जारी करेंगे पीएम। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी ये जानकारी। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में 9 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। 4 जिलों के पुलिस के संयुक्त अभियान में मिली ये सफलता। मुठभेड़ में 1 जवान के घायल होने की भी खबर। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में बढ़ी विभव कुमार की मुश्किलें। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 22 जून तक बढ़ाई विभव कुमार की न्यायिक हिरासत। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से फिलहाल राहत नहीं। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा समेत 14 राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों तक लू का अलर्ट किया जारी। इधर दिल्ली में प्रदूषण कम करने पर काम शुरू। मुंबई में आज शाम 4 बजे से शुरू होगा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। सप्ताह भर चलने वाले इस महोत्सव के दौरान 59 देशों की 314 फिल्में की जाएंगी प्रदर्शित। उद्घाटन फिल्म का दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में होगा प्रदर्शन। और खेल की खबरों में आईसीसी T20 विश्व कप के अंतिम लीग मैच में आज जब फ्लोरिडा में भारत का सामना कनाडा से, दक्षिण अफ्रीका ने रोमांचक मुकाबले में नेपाल को 1 रन से दी मात, तो वहीं युगांडा को न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से हराया। ये थी हेडलाइंस। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद आज स्वदेश लौट आए। G7 समिट के आउटरीच सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में वैश्विक मुद्दों के अलावा विकसित भारत के निर्माण के संकल्प की प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान उन्होंने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी की। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा थी। पीएम मोदी को देश की तीसरी बार बागडोर संभालने पर सभी राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें बधाई दी। और G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एकाधिकार को समाप्त करने का आह्वान किया और कहा कि समावेशी समाज की नींव रखने के लिए इसे रचनात्मक बनाया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने इटली के अपुलिया क्षेत्र में G7 शिखर सम्मेलन के संवाद सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ग्लोबल साउथ के देश वैश्विक अनिश्चितताओं और तनावों का खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं को विश्व मंच पर रखना अपनी जिम्मेदारी माना है। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 ने अफ्रीकी संघ को अपना स्थायी सदस्य बनाया है। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एकाधिकार समाप्त करने के महत्व पर विस्तार से बात की और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भी जोर दिया। और इटली की प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में इटली की पीएम लोगों का अभिवादन कर रही हैं। Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. और इस समय की एक बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के नेतृत्व में एक टीम गठित की है। इस टीम में बिप्लब कुमार देब के 7 वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद, राज्यसभा सांसद बृजलाल और सांसद कविता पाटीदार भी शामिल हैं। पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि हमने अभी अभी भारत के 28 राज्यों
और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा चुनाव संपन्न होते देखे हैं। राष्ट्रीय चुनाव के साथ हुए विधानसभा चुनावों में से 2 राज्यों में सत्ता का हस्तांतरण भी हुआ। यह सब शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, पश्चिम बंगाल को छोड़कर, जो चुनाव के बाद की हिंसा की चपेट में है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मूक दर्शक बनी हुई हैं, जबकि उनकी पार्टी के अपराधी विपक्षी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं पर हमला करते हैं और उन्हें डराते हैं। ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल का दौरा करने और स्थिति का तत्काल जायजा लेने और आगे की रिपोर्ट देने के लिए एक समिति का गठन किया है। जुड़ते हैं अपने संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी से, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत दा, ये टीम गठित तो कर दी है और हम जानते हैं कि चुनाव आयोग के निर्देश पर 19 जून तक वहां पर अर्धसैनिक बलों को रखा गया है, लेकिन इन सब के बावजूद हम देख रहे हैं ये हमले हो रहे हैं, लोग घर बार छोड़कर भाग रहे हैं, शरण ले रहे हैं, और जब शुभेंदु अधिकारी राज्यपाल से मिलवाना चाहते हैं तो राजभवन के बाहर कोलकाता की पुलिस, पश्चिम बंगाल की पुलिस मिलवाने तक से रोक देती है। ऐसे में ये जो टीम बीजेपी ने गठित की है, ये सिर्फ जायजा ले पाएगी या इस लड़ाई को लड़ पाएगी? हाँ, देखिए लालचंद, कई सारे चीजों के ऊपर हम लोगों को आलोकपात करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि किसी भी प्रदेश में गवर्नर महामहिम के साथ मिलने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन गए जी, चाहे वो 1 लोग को लेके गए या 100 लोगों को लेके गए, ये लीडर ऑफ अपोजिशन और महामहिम के बीच की बात है। और ये भी बात है कि राजभवन ने, राज्यपाल ने इसका परमिशन दिया था पहले। बिल्कुल, उसमें प्रदेश की पुलिस, चाहे कोलकाता पुलिस हो चाहे जो भी पुलिस हो, इस तरह से बाहर में बैरिकेडिंग करके लीडर ऑफ अपोजिशन को महामहिम से मिलने के लिए रोकते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में 1947 15 अगस्त के बाद अभी तक हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं। ये है बंगाल की हाल, पहली बात। दूसरी बात है कि इसके बारे में जब अदालत का दृष्टि आकर्षण किया गया तो अदालत की तरफ से यह बताया गया, सोच समझकर आप देखिएगा इसके बारे में, अदालत की तरफ से यह बताया गया, क्या महामहिम हाउस अरेस्ट है, वो क्या गृहबंदी है? बिल्कुल। किसी जगह पे पूरे देश में जो 28 प्रदेश में महामहिम है, बाकी जगह में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वहां पे अदालत की तरफ से यह टिप्पणी हमको किसी दिन सुनने को नहीं मिला कि अदालत ने बताया तो सवाल पूछा है कि क्या महामहिम हाउस अरेस्ट है कि नहीं। तीसरी बात 2021 में जो हमने देखे थे, 2024 में भी देख रहे हैं कि गला फाड़ के हम लोग डीडी न्यूज में इसके बारे में लोगों को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से, चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, किसी भी तरफ से ये माना नहीं गया कि इस तरह से 4000 से ऊपर लोग अपना घरवार छोड़ के जगह जगह पर शरण लिया है जान माल बचाने के लिए। तो डिनायल मोड में है सरकार। तो जो सरकार लीडर ऑफ अपोजिशन को महामहिम से मिलने के लिए रोक सकता है, वो किसी एक मामूली सा पार्टी का एक मामूली सा किसी प्रतिनिधि दल को किस तरह से यहाँ पे जायजा लेने के लिए मौका देंगे, इसके बारे में मेरे मन में काफी सवाल है। ये समझना चाहिए कि जो प्रदेश की सरकार वीमेन कमीशन को या ह्यूमन राइट कमीशन को, चाहे किसी भी कमीशन को संदेश खाली जाने से रोक दिया था, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिन लोग, तो वहां पे एक पार्टी का 4 लोगों को किस तरह से जाने देंगे, इसके ऊपर मेरे मन में शंका है जी। चौथी बात यह है कि पुलिस की तरफ से ये जो आपने जो सीएपीएफ की बात बताया, सीएपीएफ 19 जून नहीं 21 जून तक बढ़ाया गया है। अच्छा, ठीक है। 21 जून तक बढ़ाया गया है और 18 जून फिर से इसके बारे में जायजा लिया जाएगा अदालत की तरफ से। लेकिन अदालत की तरफ से एक थोड़ा सा खामियाजा है, क्योंकि उनको इसके बाहर जा नहीं सकते अदालत, कि उन्होंने बताया कि प्रदेश की जो पुलिस है या कोलकाता की जो पुलिस है उसकी दायरे में सीएपीएफ को काम करना पड़ेगा। ठीक है। अब सरकार जब डिनायल मूड में है तो चाहे यहाँ पे 1000 कंपनी आप सीएपीएफ रख दे, चाहे वो अगले साल तक रख दे, लेकिन अगर सरकार डिनायल की मूड में है तो और सरकार की दायरे में है सीएपीएफ,
तो सीएपीएफ रखने का कोई मतलब ही नहीं है। सीएपीएफ की कोई काम यहाँ पे पुलिस की तरफ से दिया नहीं जा रहा है। ठीक, प्रसेनजीत दा, एक सवाल जरूर मन में उठता है कि जब वहां पर अर्धसैनिक बल तैनात हैं तब तो ये हालात है, और जब आप बता रहे हैं कि 21 जून के बाद ये फैसला हो सकता है कि अर्धसैनिक बलों को वहां से हटा लिया जाए, तो फिर पश्चिम बंगाल पुलिस के संरक्षण में किस तरह से लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे वहां पर, जिस तरह उनको घर बार छोड़ करके भागना पड़ा है? मेरे ख्याल से लालचंद, ये सवाल हमारे देश की नेता राहुल गांधी को पूछना चाहिए, जो देश की संविधान को बचाने के लिए और संविधान बचा लिया बोल के पूरे हरदम मचा के रखे हैं पूरे देश में कि उन्होंने संविधान बचा लिया है, और उनकी अभी तक का जो लीडर है संसद की, जो मतलब हार गए हैं, लेकिन उनसे बड़ा नेता है अधीर रंजन चौधरी, उनसे पूछे कि उनकी जो समर्थक है बहरमपुर में उनका हाल क्या है। उनसे पूछे कि राहुल गांधी से कि बंगाल में जो इंडी अलायंस की बात वो कह रहा है, उनके साथ सीताराम येचुरी अपने दांत निकाल के हंसते रहते हैं, तो उनका जो समर्थक है मुर्शिदाबाद में जहां पे मोहम्मद सेलिम चुनाव लड़े थे, वहां पे उनका क्या हाल है, और यहाँ पे किस तरह से संविधान का रक्षा हो रहा है, और पिछले 4 तारीख की शाम से आज तक, इसके बारे में उनको पूछना मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। बिल्कुल, इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि सच में संविधान, लोकतंत्र सब कुछ खतरे में है, लेकिन सिर्फ पश्चिम बंगाल में। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो आम चुनाव के बाद हुए हिंसा के पीड़ितों को राजभवन, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में राजभवन में प्रवेश नहीं देने के मामले पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने पहले ही पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखकर हिंसा के विरोध में राजभवन के सामने धरना देने की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा कि वो कल शाम को हिंसा में पीड़ितों के साथ राजभवन में राज्यपाल से फिर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। মহামান্য রাজ্যপাল মহোদয় তার কাছে যাওয়া নিয়ে যে ঘটনা এবং গতকালের রায় জানেন, আমি আমার অফিস থেকে মহামান্য রাজ্যপালের অফিসে জানিয়েছি আগামীকাল তিনি যদি সেকেন্ড হাফে কোনো টাইম নির্দিষ্ট করেন অ্যাজ পার হিজ কনভিনিয়েন্ট, তাহলে আমি 100 জন ভিকটিমকে নিয়ে ওনার সঙ্গে মিট করব। और वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान हुई घटनाओं में हिंसा के पीड़ितों के राज्यपाल से ना मिलने देने की घटना को, लोकतंत्र को यह घटना शर्मसार करने वाला है। देखिए, गवर्नर साहब ने सही सवाल उठाया है, क्योंकि जिस तरीके का विषय आया है कि आप जो विक्टिम है उनको मिलने नहीं दे रही है, गवर्नर को गवर्नर हाउस से निकल के जाना पड़ा, तो ये तो डेमोक्रेसी को शर्मसार कर देने वाली बात है। डेमोक्रेसी में गवर्नर कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ तक भी अगर पहुँच नहीं पाए विक्टिम, तो ममता बनर्जी चाहती क्या है? जो लोग बीजेपी करते हैं वो क्या डूब मरे, सुसाइड कर ले? तो अगर ऐसा है तो मुख्यमंत्री जी एक बार बोल दे सामने आकर, सब बीजेपी वाले सुसाइड करने लगेंगे उनके घर के सामने जाके। तो कई गंभीर सवाल पश्चिम बंगाल से उठ रहे हैं और आमतौर पर जो मानवाधिकार के नाम पर बोलते हैं वो सभी चुप हैं। सवाल उन सभी पर भी है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को काशी से 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करेंगे। इसके साथ ही देश भर में 50 जगहों पर आयोजित कार्यक्रम में कई मंत्री भी भाग लेंगे और वहां उपस्थित किसानों से वर्चुअली संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे और उस दिन अन्नदाताओं की खुशहाली के साथ विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का श्री गणेश हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के साथ उनका कार्यक्रम तो काशी में होगा। काशी के कार्यक्रम के साथ ही देश में अलग अलग स्थानों पर 50 हमने विशेष रूप से चिन्हित किए हैं, जहां अलग अलग केंद्रीय मंत्री जाएंगे, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वहां जो एकत्रित किसान होंगे उस कार्यक्रम के लिए उनसे वो संवाद भी करेंगे। लगभग 2 करोड़ किसान फिजिकली और वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक बड़ी खबर इसमें छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से आ रही है। अबूझमाड़ में मुठभेड़ में 9 नक्सली मारे गए हैं, साथ ही एक जवान भी घायल हो गया है। राज्य के 4 जिलों में पुलिस की ओर से ये साझा ऑपरेशन चल रहा है। कुतुल, फरसबेड़ा,
कोड़तामेटा के जंगलों में इस वक्त भी पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ बीते 2 दिनों से लगातार जारी है। इस मुठभेड़ में नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, दांतेवाड़ा की डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी 53वीं वाहिनी बल शामिल है। आगे की खबरों में कुवैत में हुई अग्निकांड घटना ने सभी का दिल झकझोर कर रख दिया है। इस अग्निकांड में उत्तर प्रदेश के जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनमें गोरखपुर के 2 युवक भी शामिल हैं, जिनका पार्थिव शरीर आज गोरखपुर पहुंच गया। प्रशासन की मौजूदगी में मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। इस दौरान पश्चिम बंगाल की भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने भी कुवैत आग की घटना में जान गंवाने वाले पश्चिमी मेदिनीपुर निवासी के घर का दौरा कर परिवार वालों के प्रति सहानुभूति जताई है। बता दें कि इस घटना में जान गंवाने वाले तमिलनाडु के एबा मेसन राजू के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव नवलपट्टू लाया गया है। और कुवैत में हुई भारतीयों की मृत्यु के मामले में भाजपा ने केरल के मुख्यमंत्री पर राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा नेता वी मुरलीधरन ने कहा है कि केरल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना करके राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दुखद स्थिति में मुख्यमंत्री की ओर से ये बेहद निंदनीय कृत्य है। Ministry is trying to create political advantage, criticizing Prime Minister Narendra Modi's government in this tragic situation. It's a highly deplorable act on the part of the Chief Minister. Chief Minister should desist from taking such a stand in such scenarios. I would advise him that he should concentrate more on the well-being of the people of the state, the welfare of the people of the state, the infrastructure, various other issues, instead of trying to create controversies on the occasion of such tragic incidents. और अब बात राजधानी में पानी के लिए मचे हाहाकार की। दिल्ली का जल संकट दिन ब दिन गहराता ही जा रहा है। साथ ही इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज होती जा रही है। भाजपा की दिल्ली इकाई के कार्यकर्ताओं ने आज सुबह दिल्ली के जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के हाथ में खाली मटके थे, जो कि दिल्ली की इस समस्या के प्रतीक बने। प्रदर्शनकारियों ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली सरकार पानी की समस्या को सुलझाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। बूंद बूंद से तरसना पड़ रहा है। जो जल बोर्ड का मंत्रालय दिल्ली सरकार के आने से पहले 700 करोड़ के फायदे में था, आज वो 63,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। सबसे पहली बात तो ये, और ये आतिशी जी का ग्रे वार्ड है। आतिशी जी पानी की मिनिस्टर हैं और आज यहाँ जनता से पूछ के देखिए कि पिछले 4.5 साल से क्या किया उन्होंने। आज भी गोविंदपुरी के अंदर डेली पानी पीने के टैंकर आते हैं और आज तो ये स्थिति है कि जो टैंकर आते भी थे उन लोगों को, वो भी उनको नहीं मिल रहे हैं। और भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली में चल रहे पानी के संकट के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को घेरा। पूनावाला ने आरोप लगाया कि ये दोनों पार्टियों की मिली भगत है। कांग्रेस का भांडा फोड़ हो चुका है, तो अब वो मटका फोड़ का ड्रामा कर रही है। कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि ये वाटर क्राइसिस कल की नहीं है, ये पूरे चुनाव में वाटर क्राइसिस रहा, क्योंकि समर शुरू हो चुका था। ये दिल्ली में स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है सिवाय भ्रष्टाचार के। दिल्ली जल बोर्ड में 80,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से ना नई पाइपें बिछ पाई, ना क्लीनिंग हो पाई, जिसकी वजह से 50% पानी जो है वो वेस्ट होता है। हरियाणा, हिमाचल, अलग अलग जगहों से जो पानी आता है वो ठीक मात्रा में आता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पर उसके बाद वाटर टैंकर माफिया को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संरक्षण दिया। पानी घोटाले में हर टैंकर पर कमीशन आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेब में जाता है। और दिल्ली में जल संकट के खिलाफ आखिरकार कांग्रेस पार्टी भी अब सड़क पर उतर आई है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पानी संकट के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी
दोनों को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली से ही एक और बड़ी खबर, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने वैभव कुमार की न्यायिक हिरासत 22 जून तक के लिए बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद मालीवाल ने आरोप लगाया था कि 13 मई को दिल्ली के सीएम आवास पर वैभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद 18 मई को वैभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था। खबर गुजरात से, जहां भूकंप पीड़ितों की याद में बने म्यूजियम स्मृति भवन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के लिए चयनित किया है। स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार में तीसरा स्थान मिला है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में इसे गुजरात और भारत के लिए गर्व का क्षण बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहली बार भारत के एक संग्रहालय को स्थानीय संस्कृति और प्रकृति संरक्षण की अभिव्यक्ति के लिए वैश्विक मान्यता मिली है। प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के तहत चीन के A4 कला संग्रहालय को पहला स्थान और मिस्र के गीजा में स्थित ग्रैंड मिस्र संग्रहालय को दूसरा स्थान मिला है। सूची के अन्य संग्रहालयों में जापान के हिरोशिमा का सिमोस कला संग्रहालय, नीदरलैंड के एपलटॉन का पैलिस हेतलू, ओमान का ओमान एक्रॉस एजेस संग्रहालय भी शामिल है। भुज में स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के तहत दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में सूचीबद्ध किया गया है। इस पुरस्कार का ऐलान वास्तुकला और डिजाइन के लिए यूनेस्को द्वारा हर साल किया जाता है। बता दें कि भुज के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। स्मारक में उन लोगों के नाम अंकित हैं जिन्होंने 2001 में आए भूकंप के दौरान अपनी जान गंवाई थी। चंद्रमा पर शिव शक्ति का वास है, ये तो हम सब ने सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंगल पर यूपी बिहार भी है? जी हां, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर इसकी खोज की है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। अब मंगल ग्रह पर भी यूपी और बिहार कैसे? आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके सामने देश का जो नक्शा है उसमें बिहार का हिल्सा और उत्तर प्रदेश का मुरसान दिखाया गया है। लेकिन क्या आपको पता है यही स्थल मंगल ग्रह पर भी स्थित है? PRL के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर इस जगह की खोज की है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो मुरसान क्रेटर है वो मुरसान एक विलेज है हाथरस के पास, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के पास है, और ये मेरी जन्मभूमि है। तो मेरा जन्म जो है वो मुरसान विलेज में हुआ था। इसी प्रकार जो हिल्सा क्रेटर है उसका नाम जो हमारे साथी हैं जिन्होंने पेपर पब्लिश किया है, डॉक्टर राजीव रंजन भारती, उनके जन्म विलेज पर रखा गया है हिल्सा। तो ये बिहार में एक गांव है और ये भी एक छोटा सा गांव है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। लगभग 65 किलोमीटर व्यास वाले सबसे बड़े क्रैटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रैटर रखा गया है। प्रोफेसर लाल, जिन्होंने 1972 से 1983 तक PRL के निदेशक के रूप में कार्य किया था, उन्होंने कॉस्मिक रेस फिजिक्स और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर होमी भाभा ने जो टाटा इंस्टीट्यूट में जो शुरू किया वो कॉस्मिक रे फिजिक्स का था। अब वो मेरा जो अपना फील्ड है उससे काफ़ी क्लोज है। ये कॉस्मिक रेज क्या है? बाह्य अवकाश से इतने बड़े वेग से, एज क्लोज टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा होती है वैसे, तो प्रकाश की गति के नज़दीक में ये एटॉमिक न्यूक्लियाई, प्रोटॉन्स और दूसरे जो पार्टिकल्स है वो आते हैं। मंगल ग्रह पर एक जगह है जिसे मंगल वेल्स कहा जाता है, जो संभवतः एक घाटी है। मंगल ग्रह पर थार्सस वोल्केनिक रीजन में लाल क्रेटर लावा से ढका हुआ है। इस क्रेटर में लावा के अलावा अन्य सामग्री के भूवैज्ञानिक प्रमाण भी है। कि अगर हम मार्स पर लैंडिंग करते हैं, जैसा कि इंडियन मिशंस का अभी ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग अभी ऑर्बिटर के बाद, जो मंगलयान हमारा ऑर्बिटर था उसके बाद लैंडर हम लोग बनाएं और मार्स पर लैंड करें, तो उसमें किस जगह पे लैंड किया जाए उसको ढूंढने के लिए और उसमें किस प्रकार के साइंस ऑब्जेक्टिव्स रखे जाएंगे, उसमें बहुत सहायता मिलेगी।
जब भारत ने बेहद सीमित संसाधनों के साथ अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया तो किसी ने नहीं सोचा था कि भारत चंद्रमा और मंगल ग्रह पर अपना अंतरिक्ष यान भेज पाएगा। अब दुनिया की कोई भी अंतरिक्ष एजेंसी अगर चंद्रमा या मंगल पर जाएगी तो उसे भारत के अंश जरूर दिखाई देंगे और यही कारण है कि हर भारतीय देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलताओं को देखकर बहुत गर्व अनुभव करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। वाकई दिलचस्प हैं मंगल ग्रह की इन जगहों के नाम। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर